मैं अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन मेरे पिता जल्दी जल्दी मुझे चिता में जलाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मेरे ऊपर और 2 गट्ठर सूखी घास भी फेंक दी। माँ रो रो कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिता के दिल पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि गांव का नियम यही था। कहा जा रहा था कि अर्जुन को किसी राक्षस ने मार दिया है और उसके अंगूठे का नाखून भी उखाड़ कर ले गया है। जल्द ही अंधेरा होने वाला था। अगर उसे अभी नहीं जलाया गया तो वह भी राक्षस बन जाएगा। उसी समय मेरी आत्मा इस शरीर में आकर बस गई। मैंने जल्दी से कहा, रुको, अभी मुझे बचाया जा सकता है। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, बेटा बेटा बोल रहा है, वह जाग गया है, आग बुझाओ, जल्दी आग बुझाओ। चारों तरफ पानी डालने की आवाज आने लगी। आग की लपटें धीरे धीरे बुझ गई। मेरी धुंधली चेतना भी धीरे धीरे वापस आने लगी। लेकिन तभी एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी मेरे सिर के ऊपर आकर रुक गई। पिता ठंडे स्वर में बोले, महेश, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम फिर से अर्जुन बनने का नाटक कर रहे हो? आत्मा बुलाने का समय बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। तुम मेरे बेटे नहीं हो। बताओ तुम आखिर हो कौन? उस पल मुझे समझ आ गया कि अगर यह कुल्हाड़ी नीचे गिर गई तो मेरी नई जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने तुरंत बहाना बनाने की कोशिश की। दर्द, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। माँ घबरा कर बोली, महेश, कुल्हाड़ी हटाओ, वह हमारा बेटा अर्जुन ही है। क्या तुम्हें किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया है? पिता ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, वह अर्जुन नहीं है, वह नाटक कर रहा है, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तभी बाहर से आवाज आई, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, गांव के प्रधान आ गए हैं। माँ बाप के चेहरे अचानक बदल गए। पिता ने धीरे से कुल्हाड़ी वापस रख ली। मैं मन ही मन राहत की सांस ही ले रहा था कि अचानक कुल्हाड़ी फिर से हवा चीरती हुई आई और सीधे मेरे अंगूठे पर वार कर दिया। दर्द इतना तेज था कि मेरा हाथ सुन्न हो गया। इसके बाद पिता जल्दी से दरवाजा खोलने चले गए। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। हम भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। दरवाजे पर गांव के प्रधान खड़े थे। उन्होंने शक भरी नजर से पूछा, तुम लोग इस श्मशान घर में क्या कर रहे थे और दरवाजा बंद क्यों था? पिता ने झूठ बोलते हुए कहा, कल रात बहुत लोग मर गए। मेरा छोटा भाई दीपक भी मर गया। दिल भारी था, इसलिए उसे आखिरी बार देखने आ गए। प्रधान बोले, हाँ, कल रात सच में बहुत लोग मरे हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में भी कोई राक्षस घुस आया था। मैं अभी तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम लोग वहाँ नहीं थे। मुझे लगा तुम सब भी मारे गए। पिता तुरंत बोले, अगर राक्षस घर में घुसता तो कोई जिंदा नहीं बचता। हम सब ठीक है। किसी ने झूठी अफवाह फैलाई है। मेरी धड़कन तेज हो गई। इतनी सारी नई बातें एक साथ सामने आ रही थी। यह साफ था कि मेरे माता पिता झूठ बोल रहे थे। प्रधान कुछ देर तक हमें घूरते रहे। फिर उन्होंने पूछा, अर्जुन, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? क्या यह चोट कल रात लगी? मैं जवाब देने ही वाला था कि प्रधान ने मुझे बीच में ही रोक दिया। क्या मैंने तुमसे पूछा? उनकी आवाज में इतना दबाव था कि मुझे तुरंत समझ आ गया, ये आदमी बहुत खतरनाक है। तभी मुझे याद आया कि जब मैं इस शरीर में आया था तब मैंने धुंधली आवाज में सुना था, किसी राक्षस ने अंगूठे का नाखून ले लिया था। मैंने पिता की तरफ देखा और अचानक सब समझ गया। मैंने तुरंत कहा, कल रात मैं माँ पापा के साथ ही था। मैं कैसे घायल हो सकता हूँ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने गलती से दाह संस्कार वाले मंच को छेड़ दिया। पापा मुझे रोक रहे थे। तभी लकड़ी गिरकर मेरे हाथ पर लग गई। प्रधान ने सख्त स्वर में कहा, उस मंच को हाथ मत लगाया करो। पास की लकड़ियों पर पंडित जी ने मंत्र लिखे हुए हैं। पिता तुरंत झुककर बोले, माफ कीजिए प्रधान जी, बच्चा ना समझ है, आगे से हम उसे यहाँ नहीं लाएंगे। प्रधान ने चेतावनी दी, जल्दी घर जाओ और याद रखना, अंधेरा होने से पहले दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेना। तेल का दिया जलाकर रखना और उसे कभी बुझने मत देना। माँ पापा ने तुरंत सिर हिलाया और मुझे लेकर वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद हम अपने छोटे से घर पहुँच गए। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मुड़कर देखा, एक बड़ी धार वाली कुल्हाड़ी सीधे मेरे सीने पर तनी हुई थी। जरा सा भी दबाव पड़ता तो वह मेरे दिल को चीर देती। माँ चीख उठी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया है? पिता ठंडी आवाज में बोले, बताओ तुम आखिर हो कौन? मैं डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मुझे फिर से होश आया, मैं कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटा हुआ था। माँ धीरे से मेरे पास बैठकर बोली, डर मत, माँ तुम्हें किसी को भी चोट नहीं पहुँचाने देगी। कोई भी इंसान या कोई भी चीज तुम्हें माँ से दूर नहीं ले जा सकती। थोड़ी देर बाद उनके कदमों की आवाज दूर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। तब मैं उठकर बैठ गया और अपनी स्थिति के बारे में सोचने लगा। स्पष्ट था कि इस शरीर की माँ उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन यह भी लगता है कि यह लड़का पहले बहुत निकम्मा और बेकार था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मुझे इस शरीर की कोई भी यादें नहीं थी और यह गांव किसी भी तरह सुरक्षित नहीं था। मैं इन्हीं उलझनों में डूबा हुआ था कि अचानक मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की लकड़ी की पट्टियों से बंद थी, लेकिन उन्हीं पट्टियों के बीच अचानक एक चेहरा दिखाई दिया। वह चुपचाप खिड़की से अंदर झांक रहा था। मैं डर के मारे कांप गया, लेकिन जब मैंने उस चेहरे को ध्यान से देखा तो मेरे मन में अजीब सा एहसास हुआ। मैं तुरंत खिड़की के पास चला गया। डॉक्टर शर्मा, आप यहाँ कैसे? मेरे सामने खड़ा यह मध्यम उम्र का आदमी मेरी पिछली जिंदगी का मुख्य डॉक्टर था। मैं कई सालों तक लकवाग्रस्त था और करीब 5 से 6 साल अस्पताल में भर्ती रहा था। हमारा रिश्ता सिर्फ डॉक्टर और मरीज का नहीं था, बल्कि दोस्तों जैसा हो गया था। उन्होंने तुरंत धीरे से कहा, धीरे बोलो, कहीं किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। इस घर के लोग सामान्य नहीं है। तुम्हारे ये माँ बाप असल में दोनों राक्षस हैं और बहुत खतरनाक हैं। ये पूरा गांव ही अजीब है। तुम अभी अभी आए हो, तुम्हें बहुत सी बातें नहीं पता। जल्दी से खिड़की खोलो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सच में जब से मैं जागा था, कभी मुझे जलाने की कोशिश हुई तो कभी काटने की। हर तरफ कुछ न कुछ अजीब था। अगर डॉक्टर शर्मा इस गांव के बारे में जानते हैं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। मैंने कमरे में कुछ औजार ढूंढे और धीरे धीरे खिड़की की लकड़ी के दाएं तरफ के कील निकालने लगा। कुछ ही देर में लकड़ी ढीली पड़ गई। बस बीच की लकड़ी तोड़ दूं तो खिड़की खुल जाएगी।
जाएगी। मैं पूरी ताकत लगाने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार ताकत ने मुझे पीछे फेंक दिया। पिता यानी महेश मेरी जगह पर खड़े थे। तभी माँ भी भागती हुई अंदर आई। महेश, तुम क्या कर रहे हो? पिता ने माँ यानी सुनीता को खींचकर खिड़की के पास लाया। उनका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया था। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, इसमें गड़बड़ है, ये खिड़की खोल रहा था। पूरे गांव को पता है कि रात में खिड़की नहीं खोलते, वरना राक्षस अंदर घुसकर सबको मार डालते हैं। यह राक्षसों को अंदर बुलाना चाहता है। यह अर्जुन नहीं हो सकता। माँ गुस्से में बोली, तुम फिर बकवास कर रहे हो। अर्जुन ऐसा कभी नहीं करेगा। पिता बोले, खुद देख लो। माँ ने खिड़की की हालत देखी तो उनका चेहरा भी पीला पड़ गया। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनके होंठ पढ़कर सब समझ गया। तभी मुझे प्रधान जी की चेतावनी याद आई, रात में दरवाजे खिड़कियां बंद रखना, वरना राक्षस अंदर आ जाएंगे। और सच में राक्षस किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। मुझसे एक ऐसी गलती हो गई थी जो कोई भी सामान्य इंसान नहीं करता। मैं तुरंत संभलते हुए बोला, माँ आप लोग खिड़की के पास क्यों खड़े हैं? अभी मैंने देखा कि लकड़ी ढीली हो गई थी, कील नीचे गिर गए थे। मैं उन्हें उठाकर वापस लगाने वाला था, लेकिन तभी पापा अंदर आए और मुझे धक्का दे दिया। बहुत दर्द हो रहा है। माँ पिता दोनों का चेहरा थोड़ा शांत हो गया। माँ ने चिंता से पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा। पिता तुरंत खिड़की को फिर से ठोककर बंद करने लगे। माँ ने गुस्से में कहा, तुम हर बात में शक करते हो। अब देखो बेटे को भी चोट लग गई। पिता ने पलटकर मुझे घूरा। मैं तुरंत बोला, माँ आप पापा को मत डांटो, मैं सच में ठीक हूँ। शायद पापा को डर था कि खिड़की टूट जाएगी। अब सब ठीक है, मुझे भी राहत है। माँ की आंखें भर आईं। वह पिता को लेकर कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे के पास पहुंचकर पिता रुक गए और बोले, राक्षस तुम्हारे अंगूठे का नाखून ले गया था। नियम के अनुसार तुम्हें भी राक्षस बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम बच गए। इस वजह से लोग तुम पर और ज्यादा शक करेंगे। बहुत सावधान रहना। रात के समय दरवाजे और खिड़की के बाहर कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ राक्षस होते हैं। कभी धोखा मत खाना। माँ ने कहा, बस करो, कल रात की बातें बार बार मत दोहराओ। अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत होगी। हमने दिया जला दिया है, कुछ नहीं होगा। सब कुछ शांत हो गया। तभी अचानक एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। वहाँ एक छोटी सी दरार खुली हुई थी। मैं तुरंत भाग कर गया और खिड़की को कसकर बंद कर दिया। मैं सोचने लगा, अगर खिड़की खुली रह जाए तो राक्षस अंदर आ जाते हैं, लेकिन अभी तो दरार थी, फिर भी कोई अंदर क्यों नहीं आया? क्या इसका मतलब अभी खिड़की के बाहर जो था वह राक्षस नहीं था? हाँ, डॉक्टर शर्मा मेरे अपने डॉक्टर थे, मैं उन्हें गलत नहीं पहचान सकता। तभी मेरी नजर नीचे पड़ी एक कागज पर गई। मैंने घबराकर उसे उठाया। उस पर एक अजनबी औरत की तस्वीर बनी थी और नीचे लिखा था, 3 दिन बाद वही। मेरे दिमाग में जोर का झटका लगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा। पूरे गांव में करीब 100 घर थे, लेकिन उनमें से 99 घरों में हर रात तेल का दिया जलता था। सिर्फ एक ही घर ऐसा होता जहां दिया बुझ जाता और तेल नहीं डाला जाता, और अगले दिन उस घर के लोग रहस्यमयी तरीके से मरे हुए मिलते। सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी गांव वाला उनकी लाश को छूने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें वहीं पर जला दिया जाता था। लेकिन उस रात मैंने सिर्फ एक बार उस दिए की तरफ देखा और अचानक मेरे अंदर एक अजीब सा ख्याल आया, इसे बुझा दूं। यह बेहद अजीब और डरावना था। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। अगर मैंने दिया बुझा दिया तो राक्षस घर में घुसकर सबको मार देंगे। लेकिन दिए की रोशनी इतनी तेज लग रही थी और गला इतना सूख रहा था कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। और तभी जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो, मैंने अचानक दिए का तेल पी लिया। जैसे ही वह गर्म तेल मेरे गले से नीचे गया, वह अजीब सा नियंत्रण खत्म हो गया। अगली सुबह खाने के समय पिता यानी महेश दिए को देखकर हैरान हो गए। अजीब बात है, हमेशा भरा हुआ तेल 3 दिन चलता है, लेकिन यह एक ही रात में कैसे खत्म हो गया? माँ यानी सुनीता बोली, शायद दिया लीक कर रहा होगा। पिता ने ध्यान से देखा, नहीं, कहीं से भी लीक नहीं है। फिर बोले, अच्छा हुआ पता चल गया, वरना आज रात बड़ा हादसा हो सकता था। मुझे प्रधान जी के पास जाकर तेल लाना होगा, लेकिन वो शायद घर देखने भी आएंगे। माँ बोली, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पिता बोले, नहीं, अर्जुन को जिंदा दिखाने के लिए जो दिए का तेल हमने छुपा कर रखा था, मैंने सब साफ कर दिया है। माँ ने धीरे से कहा, और अर्जुन, यह बात किसी को मत बताना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली, क्योंकि सच तो यह था, मैं उनका असली बेटा नहीं था। तभी अचानक गाँव में शोर मचा। अरे कोई बाहरी लोग गाँव में घुस आए हैं, जल्दी आओ। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि 2 गाड़ियां खड़ी थी और 4 लोगों को बांध कर रखा गया था। वे घबराकर बोले, हम रास्ता भटक गए थे, हमने सिर्फ एक गांव वाले से रास्ता पूछा था, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हमें छोड़ दो, हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। प्रधान जी ने ठंडी नजर से पूछा, अगर तुम रास्ता भटके थे तो गांव में कितनी बार घूमे? वे बोले, हम 3 बार घूमे, फिर रास्ता पूछने की कोशिश की। मैं यह सुनकर चौंक गया। गांव में तो सिर्फ एक ही रास्ता था, फिर ये 3 बार कैसे घूमे? इसका मतलब गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे, बल्कि ये बाहरी लोग ही शक के घेरे में थे। प्रधान जी ने बिना विश्वास किए कहा, इनको पहाड़ी मंदिर, देवता मंदिर में रात बिताने के लिए भेज दो। कुछ लोग बोले, सर ये लोग थोड़े अजीब लग रहे हैं, थोड़ा सबक सिखाकर भगा देते हैं। लेकिन किसी ने कहा, रात में राक्षस निकलते हैं, इनको वहाँ छोड़ना बहुत खतरनाक है। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह मुझे बहुत जाना पहचाना लगा। मुझे याद आया, कल रात डॉक्टर शर्मा के नोट में जिस आदमी की तस्वीर थी वही आदमी था। जब उन लोगों को ले जाया गया तो माँ ने राहत की सांस ली। अब ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। मैंने पूछा, क्या ये सजा ज्यादा कठोर नहीं है? उन्होंने तो सिर्फ रास्ता ही पूछा था। पिता ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन, कभी भी बाहरी लोगों पर भरोसा मत करना। वे 3 बार गाँव में घूमे, फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि वे फंस चुके हैं। रात होते ही राक्षस उन्हें आसानी से धोखा दे देंगे। पहले भी कई लोग बाहरी लोगों को घर में लाए और खुद मारे गए। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद हम घर लौट आए। मैं उस कागज को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या मुझे उस आदमी को बचाना चाहिए और क्यों बचाना चाहिए।
सबसे बड़ी बात, मैं खुद ही मुश्किल में था। अगर जरा सी भी गलती हुई तो पिता महेश फिर से कुल्हाड़ी उठा लेंगे। तभी पास वाले कमरे से आवाज आई, दिए में कोई लीकेज नहीं है, मैंने खुद चेक किया है और तुम्हें तेल भरने का समय भी सही याद है। कल रात राक्षस बहुत ज्यादा सक्रिय थे। कई लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे राक्षस थे। क्या इसी वजह से तेल जल्दी खत्म हुआ? पक्का नहीं, लेकिन आज रात ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके बाद प्रधान जी बोले, वे बाहरी लोग बहुत जिद्दी हैं, उन्हें समझाना मुश्किल है, मुझे उन्हें रात के नियम समझाने होंगे। फिर अचानक उन्होंने कहा, अर्जुन को बुलाओ। मेरा दिल घबराने लगा, मुझे डर था कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। प्रधान जी बोले, खाना खाकर मंदिर में मेरे पास आना, उन 4 बाहरी लोगों की निगरानी अब तुम करोगे। माँ तुरंत बोली, लेकिन अर्जुन अभी छोटा है, वह कैसे ये काम कर सकता है? पिता बोले, ठीक है, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। प्रधान जी ने माँ की तरफ अजीब नजर से देखा और बिना कुछ बोले चले गए। जैसे ही वे गए, माँ गुस्से में बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या अर्जुन तुम्हारा बेटा नहीं है? उसे वहाँ भेजोगे? क्या तुम उसे मरवाना चाहते हो? तुम थोड़ा शांत रहो। प्रधान जी के फैसले पर सवाल उठाने से क्या होगा? अगर उन्हें जरा सा भी लगा कि हमारे घर में कुछ गड़बड़ है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पिता यानी महेश गंभीर होकर बोले, सोचकर देखो प्रधान जी ने ऐसा फैसला क्यों लिया? माँ बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अर्जुन को वहाँ अकेला नहीं भेज सकती, ये बहुत खतरनाक है, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। पिता तुरंत बोले, नहीं, उन्हें हम पर शक हो गया है। माँ चौंक गई, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यह सब सुनकर चुप था। कल रात मैं किसी तरह बच गया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरे अंगूठे का नाखून नहीं था और घर का तेल भी कम हो गया था। प्रधान जी कोई बेवकूफ नहीं थे, उन्हें जरूर शक हो रहा होगा। पिता ने सख्ती से कहा, अब प्रधान जी जो कहेंगे हमें वही करना होगा, तभी हम शक से बाहर निकल पाएंगे, वरना बहुत बड़ा खतरा है। माँ चुप हो गई। उन्होंने मेरे लिए खाना परोसा। पिता बोले, खाना खाकर मैं खुद अर्जुन को मंदिर छोड़कर आऊंगा, चाहे प्रधान जी कुछ भी सोच रहे हो। अर्जुन को उनका भरोसा जीतना होगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, अर्जुन तुम समझ रहे हो ना? मैंने धीरे से कहा, हाँ मैं समझ गया। मैं अंदर से डर गया था। दिए का तेल ही राक्षसों से बचने का एकमात्र तरीका था और मैंने ही उसे पी लिया था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तभी मुझे वह कागज याद आया, अगर मैं मंदिर जा ही रहा हूँ तो उस औरत को बचाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सवाल यह था, क्या मैं उसे बचा भी पाऊंगा? करीब 1 घंटे बाद पिता मुझे देवता मंदिर, पहाड़ी मंदिर ले गए। वहाँ प्रधान जी पहले से खड़े थे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, ध्यान से सुनो, किसी भी बाहरी व्यक्ति को छूना या उनके पास जाना नहीं है। अगर वे भागकर गांव में घुसने की कोशिश करें तो तुरंत मुझे बताना। अगर वे नहीं भागते तो अंधेरा होने से पहले दिया जलाना, खुद को इस कमरे में बंद कर लेना और उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना और दिया नहीं बुझाना, समझ गए? मैंने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा, मेरी बात दोहराओ। मैंने सब दोहराया। तब जाकर उनका चेहरा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने पिता से कहा, महेश तुम्हारा बेटा समझदार है, उसे कुछ नहीं होगा। चलो। अब मैं अकेला था और सामने वे 4 बाहरी लोग बंधे हुए थे। उनमें से एक बोला, ये कैसी जगह है? दूसरा बोला, पता नहीं, लेकिन मामला बहुत खतरनाक लग रहा है। तीसरा गुस्से में बोला, मैं पहले ही कह रहा था कि गाड़ी वापस मत घुमाओ, ये गांव ठीक नहीं है, देखा, हंस गए ना। चौथा बोला, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सीधा सीधा अपहरण है, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता, ये लोग बस हमें डराकर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हमें आज रात किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। तभी एक आदमी बोला, हम लोग रिसर्च टीम से हैं, हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि हमारे प्रोफेसर ने पहाड़ी इलाके से मदद का सिग्नल भेजा था, रास्ते में यह गाँव पड़ा और हम यहाँ फंस गए। दूसरा बोला, अगर हम रात होने से पहले गाड़ी तक पहुँच जाए तो बच सकते हैं। तभी उनमें से एक आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ा, उसका सिर एक तरफ मुड़ गया और शरीर कांपने लगा। एक औरत घबराकर बोली, आप मत हिलिए, मैं आपकी रस्सी खोलती हूँ। तभी वह आदमी कांपते हुए बोला, मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ। सब चौंक गए। क्या? वह डर के मारे खुद को पकड़ते हुए बोला, हम 4 रात इस मंदिर में मर चुके हैं। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे डर से सख्त हो गए। एक आदमी बोला, ये सच नहीं हो सकता। दूसरा बोला, लेकिन गाड़ी में तो यह कह रहा था कि वह इस जगह को जानता ही नहीं। अब माहौल पूरी तरह डर से भर चुका था। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और क्या सच में वे सब पहले ही यहाँ मर चुके हैं?